हाँ बच्चों, आज हम आपको विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 उप विषय भूगोल पाठ 1 संसाधन एवं विकास रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। हम आपसे आशा करेंगे कि आप इनको ध्यानपूर्वक हमारी बातों को सुने और जो समझ में न आए उनको बीच में भी खड़े होकर के आप पूछ सकते हैं। ये संसाधन और विकास मनुष्य और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही किया जाता है। तो यहाँ पर इस परिचय की दृष्टि से हम आपको बताना चाहेंगे कि संसाधन क्या है। ऐसी कोई भी वस्तु या कोई भी चीज जो मनुष्य के लिए किसी प्रकार से उपयोगी होती है वो संसाधन कहलाती है। संसाधन कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई अन्य चीज भी हो सकती है, तो वो मनुष्य किसी प्रकार से उसे अपने उपयोग में लाता है, वो संसाधन होती है। अब ये संसाधन जो शब्द है इसके दो भाग हैं। पहला भाग है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा भाग है मानवीय संसाधन, यानी प्राकृतिक और मानवीय। तो प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन, इसके दो भाग हैं। प्राकृतिक संसाधनों में वे बात आती हैं, वे वस्तुएं आती हैं जो मनुष्य को प्रकृति से निःशुल्क उपहार में मिली होती हैं, जैसे जल, वायु, मिट्टी। ये सब प्रकृति द्वारा निःशुल्क मनुष्य को उपलब्ध हैं। तो जो वस्तुएं प्रकृति द्वारा निःशुल्क उपहार के रूप में मनुष्य को उपलब्ध होती हैं वे प्राकृतिक संसाधन कहलाती हैं। और दूसरा है मानवीय संसाधन। मनुष्य स्वयं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जिन वस्तुओं का उत्पादन करता है वे मानवीय संसाधन कहलाती हैं। जैसे मनुष्य की प्रमुख आवश्यकताएं हैं रोटी, कपड़ा और मकान। तो ये प्रमुख आवश्यकताएं मनुष्य की, तो इनको मनुष्य स्वयं बनाता है, उनके रिसोर्सेज स्वयं ढूंढता है और उसका निर्माण करता है। तो मनुष्य अपने द्वारा बनाए गए संसाधनों को जब अपने उपयोग में लाता है तो मानवीय संसाधन कहलाते हैं। रोटी खाने के लिए वो खेत में अन्न पैदा करता है जिससे रोटी मिलती है। कपड़े के लिए वो कपास पैदा करता है जिससे सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। और मकान बनाने के लिए मिट्टी से ईंटें बनवाता है, भट्टे में पकवाता है और उससे फिर मकान बनते हैं। तो रोटी, कपड़ा और मकान ये तीनों मूल आवश्यकताएं हैं मनुष्य की, जो उसे मकान जाड़े में, सर्दी से, जाड़े से, वर्षा से, गर्मी से बचाता है। अन्न यानी भोजन उसके शरीर को स्वस्थ रखता है, उसे ऊर्जा प्रदान करता है। और कपड़ा उसके शरीर को ढकने के काम आता है, गर्मी सर्दी में उसके बचाव में काम आता है। तो इस प्रकार से संसाधन एक विकसित शब्द है, बहुत विकास है इसका। इसके बाद हम ये देखते हैं कि कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ भूवैज्ञानिकों ने, भूगोलवेत्ताओं ने इसको अलग अलग प्रकार से भी परिभाषा दी है कि जिन वस्तुओं का मनुष्य अपने दैनिक जीवन में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग करता है वे संसाधन है। या संसाधन वे वस्तुएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में काम आती हैं। कुल मिलाकर के संसाधन ऐसे साधन हैं जो किसी न किसी रूप में
मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यह परिचय की दृष्टि से मैंने आपको बताया। अब इसके आगे हम चलेंगे। प्राकृतिक जो संसाधन है इसके भी दो प्रकार हैं। एक है नवीकरण योग्य संसाधन, दूसरा है अनवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधन में ऐसे संसाधन होते हैं जो कभी समाप्त नहीं होते। जैसे ये देख रहे हैं हम, पवन, जल, सौर्य ऊर्जा, यानी पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सब नवीकरण योग्य संसाधन हैं जो कभी समाप्त नहीं होते। इसके बाद दूसरा होता है अनवीकरण योग्य संसाधन। अनवीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन होते हैं जो सीमित मात्रा में होते हैं। उनका उपयोग करने पर वे एक स्थिति ऐसी आती है कि वो समाप्त हो सकते हैं। जैसे खनिज संसाधन, जीवाश्म ईंधन। तो खनिज संसाधन की दृष्टि से हमारे देश में भी या अन्य देशों में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं जिनको मनुष्य जमीन के अंदर से खोद करके प्राप्त करता है। जैसे सोना, चांदी, हीरा, मैंगनीज, अभ्रक, बॉक्साइट आदि बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं, लोहा, तांबा, जिनको एक समय सीमा ऐसी आएगी कि उनको खोदने के बाद वो समाप्ति की ओर होंगे, समाप्त हो सकते हैं। दूसरा जीवाश्म ईंधन, जैसे कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ये भी जीवाश्म ईंधन के काम आते हैं और इनकी भी लिमिट होती है। एक समय ऐसा होगा ये भी समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार के नवीकरण योग्य जो कभी समाप्त नहीं होते, अनवीकरण योग्य जो एक समय सीमा के साथ समाप्त हो सकते हैं। इस प्रकार से नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य संसाधन मैंने आपको बताए। अब इसमें जो नवीकरण योग्य है इसके भी फिर दो प्रकार है, सतत और जैव। सतत संसाधन वे संसाधन होते हैं जो निरंतर चलते रहते हैं। जैसे पवन, हवा चलती रहती है, कभी समाप्त नहीं होती, प्रकृति की दी हुई है, निःशुल्क है। इसी प्रकार से जल, जल भी प्रकृति के द्वारा हमें मिला हुआ है और ये निरंतर बहता रहता है, नदियों में, समुद्र में, झीलों में, सागरों में, तालाबों में। तो अब ये कहाँ से आता है? वर्षा से आता है। आपने पढ़ा होगा जैसे कि एक फसल चक्र होता है, वैसे एक जल चक्र होता है। जल चक्र में क्या होता है? तेज गर्मी पड़ने पर, अधिक तापमान होने पर समुद्र से पानी वाष्प बनकर ऊपर उड़ता है और जब ऊपर उड़ता है तो बाद में ठंडा होकर के बादल का रूप धारण कर लेता है और वो बादल फिर वर्षा की बूंदों के रूप में नीचे वर्षा होने लगती है और वही वर्षा जब होती है तो नदियों में पानी बढ़ जाता है और वो बाढ़ आ जाती हैं। तो बांध बनाए जाते हैं, उनमें कुछ पानी को बिजली बनाने के काम प्रयोग करते हैं और दूसरा पानी जो शेष बच जाता है उसको नहरों द्वारा, सिंचाई के द्वारा किसानों के भूमि की सिंचाई की जाती है, मत्स्य पालन केंद्र बनाए जाते हैं, हरियाली क्षेत्र बनाए जाते हैं, उनको दिया जाता है और शेष पानी नदियों में ही बह करके आगे फिर समुद्र में पहुंच जाता है। तो ये जल चक्र है। इसी प्रकार अब हम चलते हैं जैव संसाधन। तो जैव संसाधन में क्या है? इसमें आता है मनुष्य, प्राणी जगत, पशुधन, मत्स्य जगत, वन्य जीव, ये सब जैव संसाधन में आता है। तो मनुष्य एक जो ऐसा व्यक्ति है जो सांस लेता है, यानी जैविक में वो वस्तुएं आती हैं जो सजीव होती हैं। प्राणी जगत यानी वनस्पति जगत, ये वनस्पतियों में पेड़ पौधे आते हैं, ये भी सांस लेते हैं।
प्राणी जगत में जीव जंतु आते हैं अनेक प्रकार के, वो भी सांस लेते हैं। मत्स्य में मछलियां आती हैं, वो भी सांस लेती हैं, भले वो जल में रहती हैं किंतु फिर भी सांस लेती हैं। उसके बाद पशुधन, जितने भी पशु हैं, गाय बैल भैंस घोड़ा बकरी भेड़ आदि, बड़े बड़े जंगली जानवर, शेर तेंदुआ भालू लकड़बग्गा आदि आदि जितने भी जीव जंतु वनों में रहते हैं वो वन्य जीव कहलाते हैं। वो वहाँ पर उनका अपना घर नहीं बता कि घने जंगलों में अपना निवास करते हैं, तो वो भी सांस लेते हैं। तो ये सब चीज आती हैं जैव संसाधन में जो सांस लेते हैं, सजीव कहलाते हैं। इसी प्रकार से अब इस जैव संसाधन के फिर दो भाग किए गए हैं, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। प्राकृतिक वनस्पतियों में अनेक प्रकार के वन आते हैं। वनों की दृष्टि से भी यदि हम देखते हैं तो पर्वतीय वन, मरुस्थलीय वन, सदाबहार वन, ज्वारीय वन, इस प्रकार अनेक प्रकार की वैरायटी वनों में भी पाई जाती हैं और वो वन हमारे जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। उसका बाद दूसरा है वन्य जीव। अब वन्य जीव भी वनों से ही संबंधित हैं, जो वनों में रहते हैं, अपने शरीर को छिपाने के लिए या अपना आखेट करने शिकार करने के लिए वो वनों में निवास करते हैं। अब वन एक लगाए हुए पौधे तो है नहीं किसी के, वो तो प्रकृति द्वारा उगे हुए हैं, घने जंगल हैं और उनमें जो वन्य जीव हमारे शेर भालू तेंदुआ हाथी घोड़े आदि, जो लकड़बग्गा अनेक प्रकार के हिरन पशु पक्षी जो रहते हैं, वो सब वन्य जीव कहलाते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए वहाँ रहते हैं, जीवन यापन करते हैं और वहाँ पर वो अपना निवास स्थान बनाए रखते हैं। समय समय पर अपने पेट भरने के लिए आखेट करते हैं, शिकार करते हैं। तो ठीक इस प्रकार से अब हमारे पास ये प्राकृतिक संसाधनों का जो पूरा ब्यौरा यहाँ तक आया नवीकरण योग्य का। नवीकरण योग्य के बाद में उसके दो भाग सतत और जैव, फिर जैव के दो भाग प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। अब नवीकरण के बाद दूसरा आता है अनवीकरण योग्य संसाधन। तो अनवीकरण में मैंने आपको बताया खनिज एवं जीवाश्म, खनिज संसाधन और जीवाश्म संसाधन ये एक सीमित होते हैं, इन एक सीमा तक रहेंगे, उसके बाद समाप्त हो सकते हैं। किंतु इसके भी दो भाग है अनवीकरण के, एक होता है पुनः चक्रीय संसाधन और दूसरा होता है अचक्रीय संसाधन। तो पुनः चक्रीय संसाधन में धातुएं आती हैं। धातुएं जैसे कि मैंने आपको अभी बताई कि लोहा, सोना, चांदी, जिप्सम, बॉक्साइट, मैंगनीज, एल्युमिनियम, ये सब धातुएं हैं जो जमीन के अंदर से खोदी जाती हैं और अनेक स्थानों पर इनके अपार भंडार भी पाए जाते हैं। भारत में हम देखते हैं तो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के अधिकांश भागों में इन खनिजों का अपार भंडार है। यानी और थोड़ा बहुत उससे और हटकर है तो फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना इनमें पाया जाता है। इसलिए हम दक्षिण के पठारी भाग को धातुओं का भंडार कहते हैं। यानी पठारों का जो पठारी भाग है उसमें अधिक खनिज पाए जाते हैं दक्षिणी भारत में। अब दूसरा प्रकार आता है इसमें अचक्रीय संसाधन। अचक्रीय संसाधन में आते हैं जीवाश्म संसाधन। यानी जीवाश्म संसाधन जिसमें कि कोयला, खनिज तेल ये आते हैं। तो कोयला, खनिज तेल ये जीवाश्म ईंधन है। प्राकृतिक गैस भी इसी आती है जो हमारे ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कोयले से आप देखा कोयले का बहुत उपयोग है। हमारे देश में भी पहले कोयले से ही रेल के इंजन चलते थे और कोयला हमारे घरों में ईंधन के काम आता था, अंगीठियों में। अब बहुत कम है। कोयले से बिजली बनाई जाती थी, अनेक कारखाने थे। हमारे चंदोसी नगर में भी पहले कोयले से बनने वाला एक बिजली बनाने का कारखाना था जो अब बंद है, क्योंकि अब कोयले के कारखाने लगाने के लिए बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए बिजली बनाने के लिए ज़्यादातर हम जल का उपयोग करते हैं। तो कोयला अनेक प्रकार से जो हमारे बड़े बड़े कारखाने हैं, कल कारखाने, चाहे वो लोहा इस्पात का हो या अनेक अन्य मशीनरी का बनाने का कारखाना हो, उन सब में कोयले को इतने तेज ताप पर गलाया जाता है कि लोहा जैसी धातु भी
उस ताप से पिघलकर पानी के द्रव के रूप में नालियों में बह करके और बाद में सांचों में ढाली जाती है। तो कोयले से इतना ताप बनाया जाता है भट्टियों में कि लोहा जैसी धातु को गलाया जाता है और लोहा जैसी धातु पानी में परिवर्तित होकर, द्रव में परिवर्तित होकर और नालियों में बहती है। तो कोयला हमारा विशेष रूप से काम आता है। इसी प्रकार से जीवाश्म प्राकृतिक गैस से हमारे घरों में जो गैस आती है उससे खाना बनता है, सिलेंडर में भरी जाती है। अब तो पाइपलाइन द्वारा भी आ रही है, बड़े बड़े शहरों में आती है, इलाहाबाद में पाइपलाइन द्वारा गैस आ गई है। तो इस प्रकार से जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत हम एक और आती है जीवाश्म ईंधन में, जो हम गांव में प्रयोग करते हैं। सरकार द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया है जो गोबर से गोबर गैस प्लांट लगाए जाते हैं, जिससे भी हम घरों में रोटी बनाने का काम करते हैं उस गैस से भी, और बचे खुचे गोबर को हम गैस खाद के रूप में खेतों में प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हमने अभी तक पढ़ा प्राकृतिक संसाधनों का विस्तार। अब हम दूसरी तरफ पढ़ेंगे मानवीय संसाधन। तो मानवीय संसाधनों में पहला आता है संरचनाएं एवं संस्थाएं, यानी मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करता है, वो उसकी संरचनाएं कहलाती हैं। जैसे हम देखते हैं कारखानों में अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। मावाद नगर को पीतल नगरी कहा जाता है, आप सब जानते हैं। तो पीतल का कारोबार मावाद का वर्ल्ड में फेमस है। यहां से बहुत सारी वस्तुएं पीतल की बनकर के विदेशों में निर्यात की जाती हैं, जिससे विदेशी धन हमारे देश में आता है और हमारा निर्यात बढ़ जाता है, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। हमारे देश के इकोनॉमी जो होती है अर्थव्यवस्था, उसे मजबूती करने में हमारे मावाद का भी बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ कई लाख वर्कर इन अनेक फैक्ट्रियों में काम करते हैं। तो इन उद्योग धंधों में हमारे मावाद के ही नहीं अन्य प्रदेशों के लोग भी यहाँ करके काम करते हैं, जिन्हें रोजगार भी मिलता है। तो इस प्रकार से मनुष्य अपने द्वारा बनाई गई वस्तुओं का जो उपयोग करता है और उपयोग से अधिक वस्तुएं जो बच जाती हैं उनको विदेशों को निर्यात कर देता है। तो ये मनुष्य द्वारा बनाई गई संरचनाएं हैं विभिन्न प्रकार की, और अनेक प्रकार की संस्थाएं मनुष्य ने बनाई हैं। उन संस्थाओं के द्वारा भी मनुष्य एक दूसरे का सहयोग करने की भावना उनमें जागृत होती है। स्वयंसेवी संस्थाएं, स्वयं समूह जो बनते हैं, तो योगी सरकार ने स्वयं समूहों को भी वरीयता दी है। उसमें योगी जी ने इस प्रकार से कहा कि 75 जिलों में अलग अलग जिलों में अलग अलग एक एक वस्तु का निर्माण बड़े स्तर पर होगा, जिससे कि उस जिले के उद्यमी जो होते हैं, जो कलाकार हैं, दस्तकार हैं, बुनकर हैं, उनको रोजगार मिलेगा और वस्तुओं का उत्पादन अधिक से अधिक होगा। तो हर जिले में अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बना करके उनको फिर विदेशों में भेजा जाता है, जिससे कि हमारा विदेशी धन अर्जन हम करते हैं और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। ठीक इसी प्रकार से अब दूसरा है मात्रा एवं गुणवत्ता मानवीय में। तो मात्रा एवं गुणवत्ता का मतलब है कि उसकी मात्रा भले ही अधिक ना हो, किंतु गुणवत्ता उसमें होनी चाहिए। जिस वस्तु में गुणवत्ता होगी, जिसके अनेक प्रकार के उसमें गुण होंगे, तो वो उसके ग्राहक स्वयं मनुष्य बन जाता है, बाहर का भी। अब गुणवत्ता है नहीं, वस्तुओं के उत्पादन ज्यादा है, तो उसका ग्राहक नहीं बनेंगे, तो वस्तु बन करके भी बेकार है। इसलिए वस्तुओं का बनना, किंतु उसमें गुणवत्ता आना, उसमें अनेक प्रकार के गुण, मजबूती, चमक, जिसे वो कहते हैं वैरायटी बढ़िया है इसकी, इस प्रकार की गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन भी हमारी मानवीय संसाधन के अंतर्गत आता है। तो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि संसाधन एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत हमने आपको इस प्रकार के बहुत सारी इसके विभाग बताए। इसके बाद में अब हम चलते हैं भारत की मिट्टी। तो यह भी इसी पाठ के अंतर्गत मृदा संसाधन में आता है। मृदा संसाधन के अंतर्गत यह है पर्वतीय मिट्टी। अब मिट्टी हमारे देश की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारत की मिट्टियों को
मुख्यतः 6 प्रकार के भागों में बांटा गया है। पहली है पर्वतीय मिट्टी, नंबर 2 जलोढ़ मिट्टी, नंबर 3 मरुस्थलीय मिट्टी, नंबर 4 काली मिट्टी, नंबर 5 लाल मिट्टी, नंबर 6 लेटराइट मिट्टी, और कहीं कहीं किताबों में नंबर 7 बन मिट्टी भी लिखा हुआ है। अब इस प्रकार से ये मिट्टियों का वर्गीकरण आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। पर्वतीय मिट्टी के अंतर्गत हम जानते हैं कि भारत के मानचित्र में पर्वतीय मिट्टियों का विस्तार किया गया है। ठीक इसी प्रकार से जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई अवसादों द्वारा जमा होकर के जो मिट्टी बनती है उस मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी हमारे देश में जम्मू कश्मीर और तथा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हम उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर इन क्षेत्रों में ये पर्वतीय मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, जो हम आपको मानचित्र के द्वारा अभी भारत के मानचित्र में दिखाएंगे कि पर्वतीय मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। हाँ बच्चों, तो मैं आपको बताया था मानचित्र में पर्वतीय मिट्टी। इस पर्वतीय मिट्टी में ये आप देख रहे हैं भारत का मानचित्र है पूरा। इसमें जो ऊपर वाला भाग है ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड, इसमें पर्वतीय मिट्टी का विस्तार पाया था। इसके बाद पर्वतीय मिट्टी यहाँ असम के क्षेत्र में भी या नागालैंड, मणिपुर, इसमें भी जो हिमालय पर्वत की श्रृंखला यहाँ से जाती है जम्मू कश्मीर से लेके उत्तराखंड, हिमाचल में होती, नेपाल में होती, और फिर ये भूटान और सिक्किम में होती, फिर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड तथा मणिपुर में जाती है, जहाँ पर गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसमें भी पर्वतीय मिट्टी का विस्तार है। ठीक इसी प्रकार से पर्वतीय मिट्टी के बाद आती है जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी जो नदियों द्वारा लाई गई अवसादों से बनी होती है, और ये विभिन्न प्रकार के नंबर 2 की जो मिट्टी है ये यहाँ से पंजाब, हरियाणा, ये राजस्थान, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा असम, इन सब में पूरे क्षेत्र में ये पूरा भाग आप देख रहे हैं मानचित्र में, ये जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है जो नदियों द्वारा लाई गई अवसादों से बनी मिट्टी है। और ये बहुत उपयोगी मिट्टी होती है, ये उपजाऊ मिट्टी होती है, क्योंकि इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। और भारत में लगभग 40% जनसंख्या, भारत में 40% जनसंख्या इसी मिट्टी पर जो क्षेत्र है इसमें निवास करती है, यानी सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र ये कहलाता है। नंबर 3 है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार राजस्थान प्रदेश के थार के मरुस्थल में अधिक पाया जाता है, और ये रेतीली होती है, इसमें पानी एकदम से नीचे चला जाता है। इसमें जो उपजाऊ है, उपजाऊपन कम होता है, किंतु इसमें कभी कभी जो वर्षा काल में ज्वार, बाजरा, मूंगफली आदि की खेती अधिक होती है। वैसे ये कम उपजाऊ होती है और ज़्यादा उपयोगी नहीं होती। ठीक इसी प्रकार से आती है काली मिट्टी। अब इसके बाद हम चलते हैं गुजरात। ये गुजरात प्रदेश है, ये ऐसे ये सब यहाँ ये देख रहे हैं आप पट्टी हरी हरी, ये गुजरात है। तो गुजरात और इसके नीचे महाराष्ट्र है। इन दोनों प्रदेशों में, गुजरात और महाराष्ट्र में, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। और यह इसका विस्तार क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पर पहले ज्वालामुखी फटते थे, और ज्वालामुखी फटने के साथ साथ यहाँ पर काली मिट्टी का विस्तार हुआ। काली मिट्टी हमारी कपास के लिए बहुत उपयोगी होती है, जिसमें कपास अधिक पैदा होती है, इसलिए इस गुजरात और महाराष्ट्र में सूती वस्त्र के अधिक कारखाने तिरछा कर हो जाते हैं। हेलो, हाँ बच्चों, देखो आप, ये गुजरात और महाराष्ट्र में जो मैंने बताया था आपको, काली मिट्टी का विस्तार है, क्योंकि यहाँ पर ज्वालामुखी के द्वारा उत्पन्न जो मिट्टी थी, ज्वालामुखी से जो बनी मिट्टी थी, वो काली मिट्टी हुई, लावा निकलता था काला, और उससे काली मिट्टी का विस्तार हुआ। और ये कपास के लिए उपयोगी है, इसलिए यहाँ पर कपास अधिक उत्पादन होने के कारण सूती वस्त्र के अधिक कारखाने हैं। ये जो हम देख रहे हैं गुजरात, इसमें जो ये है नगर, गांधीनगर, ये पहले गुजरात की राजधानी थी, और यहाँ पर मानचेस्टर की उपाधि इसको दी गई है। तो भारत का मानचेस्टर गुजरात को कहा जाता है। गुजरात में सबसे अधिक जो कारखाने हैं वो अहमदाबाद में पाए जाते हैं। तो अहमदाबाद में
अधिक कारखाने होने के कारण इसको गुजरात का यानी भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, और गुजरात में सबसे अधिक कारखाने यहाँ पाए जाते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि अब जो राजधानी बदल गई है वो गांधीनगर, इसी के ठीक नीचे दिया हुआ है बिंदु गांधीनगर। तो गांधीनगर अब गुजरात की राजधानी है। ठीक इसी प्रकार से महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में भी सूती बस के कारखाने सूरत, मुंबई, पुणे आदि में बहुत क्षेत्र में है, और सबसे अधिक कारखाने महाराष्ट्र में मुंबई में है। इसलिए मुंबई को भारत की सूती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से दोनों जो प्रदेश हैं ये कपास की मिट्टी के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तीसरा आता है काली मिट्टी हो गई। अब लाल मिट्टी, लाल मिट्टी की दृष्टि से हमारा दक्षिणी भारत यानी केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये जो क्षेत्र है, और थोड़ा भाग कर्नाटक में भी आ जाता है यहां पर, इसमें काली मिट्टी, लाल मिट्टी का विस्तार है। लाल मिट्टी का विस्तार क्यों है, ये लाल मिट्टी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा लोहे के कण पाए जाते हैं, और लोहे के कणों में जब नमी आती है तो जंग लग जाता है, जो उसका रंग लाल हो जाता है। इसलिए लाल मिट्टी का विस्तार यहां पर पाया जाता है। अब लाल मिट्टी विस्तार होने के कारण यहां पर यह उपजाऊ, ज्यादा उपजाऊ तो मिट्टी नहीं है, किंतु इसमें फिर भी कुछ फसलें सिंचाई के द्वारा या भूमि को समतल करने के द्वारा बहुत सारी फसलें उगाई जाती हैं, जिसमें ज्वार, बाजरा या मक्का, धान आदि उगाए जाते हैं। ठीक इस प्रकार से बाद में आती है लैटराइट मिट्टी। तो लैटराइट मिट्टी हमारे यहाँ पर उड़ीसा, मध्य प्रदेश का कुछ भाग और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, इन क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें यह मिट्टी ज़्यादातर उपजाऊ नहीं होती, बहुत कम उपजाऊ होती है, किंतु वर्तमान समय में आधुनिक वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा इस भूमि को अधिक रासायनिक और जैविक खादों के द्वारा प्रयोग करके अब उपजाऊ बनाने का काम चल रहा है। तो ठीक इस प्रकार से मैंने आपको मिट्टियों का विस्तार भारत के मानचित्र में आपको बताया। अब बच्चों आपको मैं कह रहा हूं कि ये जो पाठ मैंने आपको पढ़ाया ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, और जो वीडियो हम भेज रहे हैं उसको देखेंगे। उसके बाद में जो आपको पीडीएफ भेजेंगे हम, तो जिन बच्चों ने काम कर लिया पहले उसे वो नहीं करेंगे, किंतु जिन बच्चों ने काम नहीं किया वो इस पाठ को अपने पीडीएफ के द्वारा लिख लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।